Hello and welcome to all. Today we will discuss another 10 questions from Indian Economy PYQs. Today our first question is this sales tax you pay while purchasing a toothpaste is a इस बारे में क्वेश्चन है सेल्स टैक्स के बारे में कि जो भी आप सेल्स टैक्स किसी टूथपेस्ट पे करते हो वो क्या है। एक टैक्स जिसको सेंटर ने लगाया है, एक टैक्स जिसको सेंटर ने लगाया है मगर उसको स्टेट कलेक्ट कर रही है, या एक टैक्स जिसको स्टेट ने लगाया है मगर उसको सेंटर कलेक्ट करती है, या फिर एक ऐसा टैक्स जिसको लगाया भी स्टेट ने है और उसको कलेक्ट भी स्टेट कर रही है। इस पॉइंट पे आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें एंड देन रिकॉल योर कंसेप्ट, थिंक ओवर इट, मार्क योर आंसर समवेयर, देन यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स आंसर एंड एनालिसिस पार्ट। इस केस में करेक्ट आंसर है डी, यानी ये एक ऐसा टैक्स है जिसको राज्य सरकार लगाती है और वही इसको संग्रहित करती है। सेल्स टैक्स पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि टैक्स क्या है। टैक्स एक मैंडेटरी फाइनेंशियल पेमेंट है। कौन लगाता है इसको? गवर्नमेंट ने जो लगाई है, किसके ऊपर? किसी भी इंडिविजुअल या इंडस्ट्री के ऊपर, ताकि सरकार जो है वो अपने खर्चों को पूरा कर सके। टैक्स कलेक्ट करके सरकार के क्या खर्चे हैं, जो गवर्नमेंट सिस्टम को रन करना है, स्टेट के जितने भी अफेयर्स हैं उनको मैनेज करना, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, बिजली वगैरह, हाउसिंग, ये सब स्टेट के एक्सपेंसेस में आता है। इस सब को मीट करने के लिए सरकार कुछ फाइनेंशियल पेमेंट मैंडेटरी लगाती है कुछ इंडिविजुअल्स और इंडस्ट्रीज पे, दैट इज़ कॉल्ड टैक्स। इसका क्या मकसद है? ताकि रिसोर्सेज का अच्छे से एलोकेशन हो सके और वेल्थ का और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, जिससे जो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको भी फ़ायदा पहुंचाया जा सके, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिल सके और प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? टैक्स मेनली दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो हैं जो सरकार को डायरेक्टली पे किया जाता है, किसके द्वारा? जिस भी इंडिविजुअल या इंडस्ट्री पे वो लगाया गया है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सरकार ने लगाया किसी भी एम्प्लॉयड पर्सन पे, और उस जो भी इंसान उसको पे कर रहा है वो डायरेक्टली सरकार को पे कर रहा है। लाइकवाइज कॉरपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो लगाया किसी पे जाता है और पे कोई और करता है उसको। फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स, कस्टम्स ड्यूटीज, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। यानी आप दुकान पे जा रहे हो कोई भी चीज़ खरीदने, तो सरकार ने उस प्रोड्यूसर पे लगाया, प्रोड्यूसर दुकान के जरिए आपसे उस पे टैक्स ले रहा है। दैट इज़ काइंड ऑफ इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, प्रोड्यूसर के जरिए या सेलर के जरिए। इसी कैटेगरी में आता है सेल्स टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको इम्पोज और कलेक्ट सेंटर द्वारा भी किया जाता है और स्टेट द्वारा भी किया जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स पे सेंटर करता है, कुछ पे स्टेट करता है। लेकिन रिसेंटली इसको रिप्लेस कर दिया गया है आईजीएसटी से। आईजीएसटी क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसके बारे में देखते हैं। जीएसटी को 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट जुलाई को जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है। इट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। ये एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम है जिसमें अलग अलग टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंबाइन करके एक कैटेगरी में फिट कर दिया गया, सेंटर के और स्टेट्स के भी। फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स था, जैसे सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इन सब को मर्ज करके एक कैटेगरी में फिट कर दिया गया। अलग अलग स्लैब्स बना दी गई। ये अलग अलग लेवल पे लगाया और कलेक्ट किया जाता है। मेनली इसके तीन लेवल हैं। एक है सेंटर के लेवल पे जीएसटी, एक है स्टेट जीएसटी, एंड देन इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी में दोनों सेंटर और स्टेट एक साथ काम करती हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान इज। क्या पूछ रखा कि भी जो 12th 5 ईयर प्लान आया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था?
या क्या है? नंबर 1, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। बी, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सी, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। डी, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। At this point you can pause, reread and recall your concept. इस चीज़ के बारे में 5 ईयर प्लान के बारे में क्वेश्चन है। अगर आप कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि जो डी ऑप्शन है ये मोर ज़्यादा फिट बैठता है, ज़्यादा इंक्लूसिव है। जो भी कंसेप्ट ऊपर डिस्कस कर रखे हैं उनको अच्छे से एक स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करता है। 12th 5 ईयर प्लान डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे कि 5 ईयर प्लान होता क्या है। 5 ईयर प्लान एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा रहता है, उसमें एक डिटेल्ड प्लान रहता है किस चीज़ का, कि भाई जो देश की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए क्या प्रायोरिटीज सेट की जाएं अगले 5 साल तक, किस टाइप की पॉलिसी हमें बनाने की ज़रूरत है, कौन से सेक्टर्स पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 में लाया गया था और 12th 5 ईयर प्लान था वो 2012 टू 2070 तक चला था। एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। कैसे करेंगे ये ग्रोथ, उसके लिए क्या बताया इसने कि भाई पॉवर्टी को लगभग 10% कम करो, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओ और इन्वेस्ट करो किस चीज़ में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे भाई इलेक्ट्रिसिटी है, ड्रिंकिंग वाटर है। इन एडिशन टू दिस फोकस करो आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पे, जैसे सब्सिडीज़ हैं, वेलफेयर पेमेंट्स हैं। एंड फाइनली एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन करो, कैसे, ग्रीन कवर को बढ़ा के और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ में ला के। देन इट वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान। इसके बाद प्लानिंग कमीशन को एबोलिश कर दिया गया था या डिसॉल्व कर दिया गया था और उसे नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था वैन इन 2015। Moving to our next question, with reference to the balance of payments, which of the following constitutes or constitute the current account? Number 1, balance of trade. Number 2, foreign assets. Number 3, balance of invisibles. Number 4, special drawing rights. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 4। इस बारे में क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंटेक्स्ट में करंट अकाउंट के बारे में क्वेश्चन। अगर आपने लेक्चर 1 देखा है तो आप पाएंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्लस कैपिटल अकाउंट पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2013 में। In that discussion we have covered in detail regarding current account also, and you can revisit that lecture. You will see that balance of trade and balance of invisibles, that is C, are the only part of current account. The rest are not the part of current account. You will also read about balance of payments and capital account in that lecture. So we have discussed about it. Link will be given in I button. You can visit and watch. Moving to our next question, the terms marginal standing facility rate and net demand and time liabilities, sometimes appearing in news, are used in relation to A, banking operations, B, communication networking, C, military strategies, D, supply and demand of agricultural products। इस बारे में क्वेश्चन है कि भाई जो मार्जिनल स्टैंडिंग एंड फैसिलिटी रेट है तो बोलते हैं MSLR, एंड नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ है नेट डिमांड NDTL। ये जो दो टर्म्स हैं ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं? सिंपल वे में अगर आपको इनके बारे में अवेयरनेस है, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ये बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है। डिस्कशन में हम जानेंगे कि ये टर्म्स हैं क्या, इनका मीनिंग क्या है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है? ये एक ऐसा रेट है जिस पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बोरो करते हैं शॉर्ट टर्म या ओवरनाइट के लिए फंड्स, किससे? RBI से।
इस केस में अगर इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राई हो जाए या फिर उनके जो भी अलग और ऑप्शंस हैं लिक्विडिटी रेज करने के वो सभी एग्जॉस्ट हो जाए, इन दैट केस जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो एक रेट तय होता है जो अभी 6.75% है। इस रेट पे आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए या ओवरनाइट फंड्स ले सकते हैं ताकि वो अपने जो लिक्विडिटी की स्टेबिलिटी है जो उसका फ्लो है उसको मेंटेन कर पाएँ। इसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था कब, 2011 में। मिनिमम अमाउंट इसमें बोरो कर सकते हैं 1 करोड़ एंड मैक्सिमम जो है वो 3% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, जो भी डिपॉजिट्स हैं बैंक के उसका 3% आप बोरो कर सकते हो बाई ऑफरिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू आरबीआई विदिन द लिमिट्स ऑफ एसएलआर कोटा। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई वोलेटिलिटी को रिड्यूस करना, किस चीज़ की, इन ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स इन इंटरबैंक मार्केट, और इंश्योर करना कि जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन है वो स्मूथली रन कर रहा है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में। इन एडिशन टू दिस जो लिक्विडिटी शॉर्टफॉल्स हैं बैंक जो फेस करते हैं उस चीज़ को प्रिवेंट करना। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए टूल बाई आरबीआई, क्यों, ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके मार्केट में। मनी सप्लाई को मार्केट में आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, अगर वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को इंक्रीज कर देता है तो उसका मतलब क्या होगा कि भाई जो बोरोइंग है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी बैंक्स के लिए। आरबीआई ने अगर एमएसएफ रेट को इंक्रीज कर दिया तो बैंक्स को ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा आरबीआई से पैसा लेना, तो वो कम प्रेफर करेंगे। देन अगर वो कम प्रेफर करेंगे तो बैंक्स के पास जो लिक्विडिटी है पैसा है वो कम होगा। अगर वो कम होगा तो वो लोन भी कम दे पाएंगे या फिर लोन एक्सपेंसिव देंगे, किसको, इंडिविजुअल्स को या इंडस्ट्रीज को। इन दैट केस there will be less loan takers and as a result of which there will be less money in the market or circulation. Then comes net demand and time liabilities. ये क्या होता है, ये बैंक का मतलब एक डिफरेंस है किस चीज़ का, जो सम ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ है, यानी किसी भी बैंक्स के डिपॉजिट्स हैं पब्लिक के पास या अदर बैंक्स के पास, उसमें से डिपॉजिट्स को डिडक्ट कर दिया जाता है यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, कौन से, उन एसेट्स के डिपॉजिट्स को जो दूसरे बैंकों के पास हैं, यानी जो बैंक के काइंड से टोटल डिपॉजिट्स हैं एक्सक्लूडिंग दी एसेट्स दैट आर हेल्ड बाय अदर बैंक्स, दैट इज कॉल्ड नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। इसके बेस पे ही जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से फंड्स बोरो करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के अंडर। डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी दो टर्म्स यूज हो रखे हैं। डिमांड लाइबिलिटीज़ का मतलब है जो लाइबिलिटीज़ हैं पेएबल ऑन डिमांड, फॉर एग्जांपल करंट डिपॉजिट्स, डिमांड ड्राफ्ट, एंड देयर आर टाइम लाइबिलिटीज़, these are also payable on demand but there is fixed time limits, for example in case of fixed deposits. Then comes question number 5, what is or are the facility or facilities the beneficiaries can get from the services of business correspondent or bank sathi in branchless areas. Number 1, it enables the beneficiaries to draw the subsidies and social security benefits in their villages. Number 2, it enables the beneficiaries in the rural areas to make deposits and withdrawals. Select the correct answer using the codes given below. इस बारे में क्वेश्चन है बिजनेस कोरेस्पोंडेंट या फिर जिनको बैंक साथी भी बोलते हैं। ये पूछा गया है कि भाई बैंक साथी एक टाइप से क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, या जो बेनिफिशियरी है वो बैंक साथी से क्या क्या सर्विसेज या फैसिलिटी ले सकते हैं। एट दिस पॉइंट यू कैन पॉज, थिंक योर आंसर। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी, मतलब जो बेनिफिशियरी है वो बैंक साथी से क्या सब्सिडीज और जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनके अकाउंट में आता है वो
वहीं पे ले सकते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, इन देयर विलेजेस। एंड इट enables the beneficiaries in rural areas to make deposits और विड्रॉल्स ये एक टाइप से विड्रॉल का एग्जांपल है कि जो सब्सिडी या कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट किसी के अकाउंट में आया है वो वहीं गांव में ही उसको विड्रॉ करवा सके। तो अब बात करते हैं बिजनेस कॉरस्पोंडेंट के बारे में। ये एक इनिशिएटिव है किसका, आरबीआई का। कब लिया गया था? 2006 में। क्यों? ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जा सके। देन हु आर बिजनेस कॉरस्पोंडेंट्स और बैंक साथी? दे आर द एजेंट्स ऑफ बैंक और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बैंक, जिनका काम क्या है, बैंकिंग सर्विसेज को डिलीवर करना। कहाँ पे? एट लोकेशंस अदर देन बैंक ब्रांच और एटीएम। जो बैंक की, जहाँ पे बैंक की ब्रांच नहीं है या एटीएम वगैरह नहीं है, ऐसी लोकेशंस पे बैंकिंग सर्विसेज को डिलीवर करना। इसके मेन फंक्शन क्या हैं? कोई भी बैंक साथी है उसके पास एक मोबाइल डिवाइस होता है जिसमें फिंगरप्रिंट वगैरह लेने का, आईडी स्कैन करने का ऑप्शन होता है, जिसकी हेल्प से वो विलेजर्स को बैंकिंग सर्विसेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बैंकिंग सर्विसेज में क्या आता है कि भाई कोई भी नया अकाउंट खोल रहा है, किसी को पैसे जमा करने हैं या पैसे विड्रॉ करने हैं, इंक्लूडिंग दोज सब्सिडीज और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जो भी फंड्स आए हैं, या फिर किसी की लोन एप्लीकेशन वगैरह प्रोसेस करनी है, ये सब बैंकिंग सर्विसेज बिजनेस कॉरस्पोंडेंट विलेजर्स को उनके गांव में ही प्रोवाइड करवाएगा। और हर ट्रांजैक्शन पे बैंकिंग जो बिजनेस कॉरस्पोंडेंट है उसको एक कमीशन मिलेगा। एंड वन मोर पॉइंट टू नोट हेयर कि जो डिपॉजिट और विड्रॉल है उसकी लिमिट पर ट्रांजैक्शन 2000 रुपीज़ ही है। कौन कौन एलिजिबल है बिजनेस कॉरस्पोंडेंट बनने के लिए? उसके लिए उस पर्सन को परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए उस एरिया में जहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, और जिस बैंक की प्रोवाइड करवा रहा है उसकी बेस ब्रांच में उसका अकाउंट होना चाहिए। इन एडिशन टू दिस उसके अकाउंट में एक सूटेबल डिपॉजिट होना चाहिए जो एज ए सिक्योरिटी कंसिडर किया जा सके। एंड देन ही और शी शुड बी 10th पास। In addition to this, he should have ability to invest in point of sale machines and other equipment. कुछ एंटाइटीज़ जो एलिजिबल हैं बिजनेस कॉरस्पोंडेंट बनने के लिए वो कौन सी हैं? एनजीओज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस सेटअप अंडर सोसाइटीज़ और ट्रस्ट एक्ट। कुछ सोसाइटीज़ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड हैं। देन सम सेक्शन 25 कंपनीज। एंड इन एडिशन टू दिस जो पोस्ट ऑफिसेज हैं और जो रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, देन रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इंडिविजुअल किराना या मेडिकल या फेयर प्राइस शॉप ओनर्स हैं, पीसीओ ऑपरेटर्स हैं, एजेंट्स ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, देन इंडिविजुअल पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, देन देर आर सम रिटायर्ड टीचर्स। ये सब कैटेगरीज के लोग एलिजिबल हैं बिजनेस कॉरस्पोंडेंट बनने के लिए, अगर वो इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस को मीट करते हैं तो। आफ्टर दैट कम्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पर्पज और पर्पजेज ऑफ स्टेचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1, to enable the central bank to control the amount of advances the banks can create. Number 2, to make the people's deposits with banks safe and liquid. Number 3, to prevent the commercial banks from making excessive profits. Number 4, to force the banks to have sufficient vault cash to meet their day-to-day requirements. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4. इस बारे में क्वेश्चन है स्टेचुटरी लिक्विड रिजर्व रिक्वायरमेंट्स यानी SRR। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है? इसका मेन पर्पज़ है कि बैंक्स, सेंट्रल बैंक को अनेबल करना टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ एडवांसेस ए बैंक कैन क्रिएट। दैट इज़ दी ओनली पर्पज़। बाकी जो हैं कि भाई पीपल के डिपॉजिट को सेफ रखना, एंड देन प्रिवेंट कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट,
एंड देन बैंक्स टू हैव सफिशेंट वॉल्ट कैश, ये सब इसके पर्पज़ नहीं। तो करेक्ट आंसर इज। अब इसके पर्पज़ को जानने से पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। स्टेचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट, SRR, ये क्या है? ये एक पोर्शन ऑफ रिजर्व्स है, कुछ फंड्स का पोर्शन जो कमर्शियल बैंक्स को रखना होता है। कहाँ पे? या तो खुद के पास या सेंट्रल बैंक। इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई के पास। यानी कुछ पोर्शन ऑफ फंड्स, कुछ पैसा कमर्शियल बैंक्स जो भी हैं उनको रखना पड़ेगा, या तो खुद के पास या आरबीआई के पास। वो उस अमाउंट को लेंट आउट या कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्या ऑब्जेक्टिव है ऐसा करने का? इसका ऑब्जेक्टिव ये है ताकि क्रेडिट ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके, फ्लो ऑफ लिक्विडिटी स्मूथली रहे, इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके, और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को मॉनिटर और रेगुलेट किया जा सके। इसको ये दो टाइप से किया जाता है, एक है कैश रिजर्व रेशियो के रूप में और दूसरा है स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? ये एक सिंपल सी कुछ डिपॉजिट्स की परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक्स को रखनी होती है। किसके पास? सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास, सिर्फ कैश की फॉर्म में, यानी किसी और फॉर्म में नहीं रख सकते। उनके जो भी किसी भी बैंक के टोटल डिपॉजिट हैं उसका कुछ परसेंटेज उनको आरबीआई के साथ रखना होता है। फिलहाल ये कितना परसेंटेज है? ये अभी 4.50 परसेंटेज है। इसको कौन डिटरमाइन करता है कि भाई ये अमाउंट, ये परसेंटेज कितनी हो? इसको भी आरबीआई डिसाइड करता है, और इसको बैंक्स कमर्शियल रीजन्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ना ही आरबीआई इस पे कोई इंटरेस्ट पे करेगा। दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो। देन स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी ये भी एक मिनिमम परसेंटेज है। किसका? जो भी बैंक के, किसी भी बैंक के टोटल डिपॉजिट्स हैं उनका कुछ हिस्सा कमर्शियल बैंक्स को खुद के ही पास रखना होता है, राइट। कैश रिजर्व रेशियो में उनको आरबीआई के पास रखना होता है। देन एसएलआर के केस में उनको खुद के ही पास रखना होता है लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, यानी जो इजीली कन्वर्ट किए जा सके कैश में। वो कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। लिक्विड एसेट्स आर दोज दैट आर रेडिली कन्वर्टेड इनटू। इसकी जो परसेंटेज है वो अभी 18% है फिलहाल। इस परसेंटेज को भी आरबीआई डिसाइड करता है, और इस अमाउंट पे कुछ इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं बैंक्स। Then it was prescribed by Section 24(2)(a) of Banking Regulation Act 1949. Coming to our next question, if the interest rate is decreased in an economy, it will A. Decrease the consumption expenditure in the economy, B. Increase the tax collection of the government, C. Increase the investment expenditure in the economy, D. Increase the total savings in the economy. इस चीज़ पे क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट को अगर कम कर दिया जाए, राइट, अगर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए किसी भी इकोनॉमी में, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका क्या प्रभाव होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। 2013 में भी एक सिमिलर क्वेश्चन था। अगर बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, राइट, तो क्या होगा कि जो भी लोग बैंक्स में पैसा रख रहे हैं उनको रखने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि जो सेविंग है किसी भी इकोनॉमी, सेविंग रेट कम हो जाएगा, लोग पैसा निकलवाने लग जाएंगे। सेविंग रेट कम हो जाएगा तो ये जो डी ऑप्शन है ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। इंक्रीज इन टोटल सेविंग रेट मतलब डिक्रीज होगा सेविंग रेट। अगर सेविंग रेट डिक्रीज होगा, बैंकों से लोग पैसा निकलवाने लगेंगे, तो क्या होगा, जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो बढ़ जाएगी, यानी लोगों के पास यूज़ करने के लिए ज़्यादा पैसा होगा। ठीक है, अगर लोगों के पास यूज़ करने के लिए ज़्यादा पैसा होगा तो वो क्या करेंगे, वो या तो कंजम्पशन करेंगे किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का, राइट। मार्केट में गए, कुछ खरीद लिया, कुछ खा लिया, कुछ कपड़े ले लिए, इस टाइप से। देन या फिर वो उसको कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा ना कि घटेगा। एंड जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है
वो बढ़ेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। टैक्स कलेक्शन इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इट। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। एक सिमिलर क्वेश्चन 2013 के प्रीलिम्स में लेक्चर 2 क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। यू कैन वॉच दैट ऑल्सो, लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। Then comes, which of the following organization brings out the publication known as World Economic Outlook? A. International Monetary Fund, B. UN Development Program, C. World Economic Forum, D. World Bank। एक्चुअल क्वेश्चन है किस चीज़ के बारे में, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है इसको कौन पब्लिश करता है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, IMF पब्लिश करता है। डिस्कशन में हम इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं और ये कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती हैं ये देखते हैं। IMF क्या है? ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है UN के अंडर में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को फोस्टर करना, उसको प्रमोट करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना और हाई एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना एंड पॉवर्टी को कम करना पूरे विश्व में। इसको कब सेटअप किया गया? 1945 में ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पे? USA में। इसको कौन फंड करता है? जो इसकी 190 मेंबर कंट्रीज हैं मोस्टली वही इसको फंड करती है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। इसको लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी बोला जाता है कि इसको नेशनल गवर्नमेंट को लास्ट रिजोर्ट के तौर पे ये फंड्स देता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। ये मेनली दो रिपोर्ट पब्लिश करता है। नंबर 1 ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक एंड नंबर 2 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। बोथ आर पब्लिश्ड ट्वाइस इन ईयर। देन कम्स UN डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी एक UN एजेंसी है। कब सेटअप की गई? 1965 में। क्यों? ताकि कंट्रीज़ की मदद की जा सके। किस चीज़ के लिए? गरीबी को घटाने के लिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो हेडक्वार्टर्ड इन USA, न्यूयॉर्क, and it is funded entirely by voluntary contributions from member states. It also publishes one report that is called Human Development Report. It is an annual report. Then comes World Economic Forum. It is an international NGO. NGO is non-governmental organization. इसको कब सेटअप किया गया? 1971 में। किसने किया? एक जर्मन इंजीनियर थे, क्लाउस स्क्वाब ने। उन्होंने इसको सेटअप किया था। क्यों? ताकि जो ग्लोबल एजेंडा है और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके। कैसे? पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन को प्रमोट करके। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ये हेडक्वार्टर है और ये मोस्टली जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके द्वारा फंडेड है। ये बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करता है विच आर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वन कैपिटल इंडेक्स, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, Global Environment Performance Index, Travel and Tourism Competitiveness Report, Global Energy Architecture Performance Index Report, Enabling Trade Report, and World Power Language Index. Then comes World Bank. ये क्या है? ये भी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कब सेटअप किया गया? 1945 में। वहाँ पे ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो USA में हुई थी वहाँ पे IMF के साथ ही इसको भी सेटअप किया था। इसका काम क्या है? लोन्स और ग्रांट देना। किसको? जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको, इसलिए ताकि गरीबी को कम किया जा सके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC USA में। ये कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ease of doing business, ease of living index, remittance report, universal health coverage index, the service trade restriction index. Then comes Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has been launched for A. Providing housing loan for poor people at cheaper interest rates, B. Promoting women's self-help groups in backward areas, C. Promoting financial inclusion in the country, D. Providing financial help to marginalized communities.
इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये एक गवर्नमेंट स्कीम थी जिसका मेन पर्पस फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। बात करते हैं ये क्या है। ये एक स्कीम है, किसने लॉन्च की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की। कब? 2014 में। क्यों? ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जा सके। कैसे? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करके। इसके क्या फीचर हैं कि भाई यूनिवर्सल एक्सेस दिया जाए किसका? बैंकिंग फैसिलिटीज़ का, ताकि एटलीस्ट वन बेसिक बैंक अकाउंट हर घर में प्रोवाइड किया जा सके। फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जा सके। क्रेडिट को, इंश्योरेंस और पेंशन फैसिलिटीज़ को एक्सेस दिया जा सके। बैंकिंग सर्विसेज को एक्सपेंड करना है ब्रांचेज और बिजनेस कोरस्पोंडेंट्स के थ्रू। कोई भी जीरो बैलेंस पे भी अकाउंट खुलवा सकता है। जो भी अकाउंट खुलवाएगा उसको रुपे डेबिट कार्ड मिलेगा, और कुछ एलिजिबल अडल्ट को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी ऑफ 10,000। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है कि अगर बैंक में पैसा नहीं है या कम है तो भी आप इतना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, निकलवा सकते हो। एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलेगा आप ₹1,00,000 का। और जिन्होंने 28/8/2018 के बाद में अकाउंट खुलवाया है उनको 2 लाख का। जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हैं या पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना या अटल पेंशन योजना, ये सब इसके अंडर में एलिजिबल हैं ये अकाउंट उनको रिसीव करने के। Moving to our last question, with reference to the 14th Finance Commission, which of the following statements is or are correct? It has increased the share of states in the central divisible pool from 32% to 42%. Number 2, it has made recommendations concerning sector-specific grants. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन है? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन एवरी 5th ईयर सेटअप होता है ऑलमोस्ट। यहाँ क्वेश्चन फ्रेम किया गया 14th फाइनेंस कमीशन। इसकी क्या मेन रिकमेंडेशन थी? फर्स्ट वाज द रिकमेंडेशन, सेकंड वाज नॉट द रिकमेंडेशन, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। डिटेल से इसकी रिकमेंडेशन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 280 के अंडर में सेटअप की गई है, जिसका काम क्या है कि भाई रेकमेंड करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेंटर और स्टेट्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं ताकि दोनों की डेवलपमेंट इंश्योर की जा सके। इसको प्रेसिडेंट सेटअप करते हैं एवरी 5 ईयर। इसकी कंपोजिशन वगैरह, इसके मेंबर्स की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, वो सब हमने पॉलिटी सीरीज में फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है। कैन विजिट पॉलिटी सीरीज प्लेलिस्ट एंड वॉच इट देयर। यहाँ हम बात करेंगे 14th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो क्या थी। ये कमीशन YV रेड्डी की चेयरमैनशिप में था। 2015 से 2020 तक इसकी रिकमेंडेशंस ने काम किया। इसने शेयर ऑफ स्टेट्स 42% कर दिया था और रेवेन्यू डेफिसिट को कम करते हुए ख़त्म करने के लिए बोला था, और फिस्कल डेफिसिट को GDP का 3% पर सेट करने के लिए बोला था। इन एडिशन टू दिस FRBM एक्ट को अमेंड करना और GST को इम्प्लीमेंट करना, एंड जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको कम करना, और ए टारगेट ऑफ 62% ऑफ GDP फॉर कंबाइंड डेट ऑफ सेंटर एंड स्टेट। इन एडिशन टू दिस रिफॉर्म मीडियम टर्म फिजिकल प्लान्स। ये सब इसकी रिकमेंडेशन थी। इसके बाद आ चुका है 15th फाइनेंस कमीशन भी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जा चुका है, इसलिए 15th फाइनेंस कमीशन को भी जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो 2020 से 2026 तक जिसकी रिकमेंडेशंस एक्शन में है। ये NK सिंह के अंडर में है। इसने जो स्टेट्स का शेयर है वो 42 से घटाकर 41 कर दिया, और फिजिकल डेफिसिट की लिमिट 4% पे सेट कर दी। इट ऑल्सो रिकमेंडेड मॉडर्नाइजेशन फंड, इसके लिए डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। हालांकि ये अब तक सेटअप नहीं किया जा चुका है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया है।
ये एक नॉन लैप्सेबल काइंड ऑफ फंड होगा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और अदर सोर्सेज से फंड किया जाएगा। एंड देन इट ऑल्सो रिकमेंडेड टू रेगुलेट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ताकि जो ख़राब स्कीम है या जिनका यूज़ नहीं हो रहा, रिडंडेंट हो चुकी हैं, उनको हटाया जा सके और रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हो सके। अभी रिसेंटली दिसंबर में 16th फाइनेंस कमीशन को भी सेटअप किया गया है, जो अरविंद अनागरिया की चेयरमैनशिप में है, और इसको अपनी रिकमेंडेशन नॉर्मली अक्टूबर 1 2025 तक देनी है। ये रिकमेंडेशंस 2026 टू 2031 तक लागू रहेंगी। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो।